हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिकल चार्ज और फोर्सेस से संबंधित कुछ एमसीक्यू निकालने की कोशिश करेंगे और लाइन बाय लाइन ये समझने की कोशिश करेंगे अगर इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर होता है तो क्यों होता है, उसका कारण क्या है। इट्स फुल रीजनिंग ये वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान देंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बड़ी हाई रही है, बड़ी पास्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने के, इसलिए इन पर विशेष करके ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होगा। अब यह देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता क्या है इस चीज पर ध्यान देना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। है क्या, किसी चार्ज के भीतर किसी चार्ज के चारों तरफ जितने भी मीडियम हैं, जो भी मीडियम एयर हो या एयर के अलावा दूसरा मीडियम हो, उस मीडियम से होकर चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना पेनिट्रेट कर सकता है, किस हद तक अपना इफेक्ट डाल सकता है, इसी का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से आता है। ये होता किसके बराबर है, तो ध्यान देना। ये इसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिखा जाए तो इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ ई फील्ड लाइन ऑफ क्यू, मतलब चार्ज थ्रू मीडियम अराउंड चार्ज क्या होता है। अब कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के बराबर होती है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम भी कही जाती है, और एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये बताता है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम से होकर कितना टाइम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, और ये यूनिटलेस होता है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। अब ये इसका यूनिट कहाँ से आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये क्या कहता है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस से अलग हों, तो दोनों पर एक दूसरे के द्वारा इतना हो सकता है मैग्नीट्यूड में। यद्यपि दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दो डिफरेंट चार्जेस रखते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर होती है। अब यूनिट निकालना है, हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लिख लेंगे, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट क्या बन जाएगा, 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये नंबर है। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों कूलम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर। ये डिवीजन फॉर्म में है, लेकिन बेहतर होता है लीनियर फॉर्म में लिखना। तो कूलम स्क्वायर, नीचे से न्यूटन ऊपर गया तो पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा बनता है डी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज नंबर ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर बी एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी में, और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन्स डी में। तो यहाँ ध्यान देना है कि न्यूट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं होता, बेसिकली प्रोटॉन का भी कोई रोल नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से बॉडी पर नेट चार्ज डेवलप होती है, तो प्रोटॉन अधिक या कम हो सकता है। कैसे, या देखेंगे। किसी भी बॉडी का नेट चार्ज एनटीपी पर क्या होता है, जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। क्यों, कैसे,
तो उसमें प्रोटॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉन का चार्ज गुना कर दें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुना कर दें। हमें मालूम है प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई लिया जाता है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके हिसाब से नेट चार्ज न्यूट्रल बॉडी में कितना आएगा, तो Np × E माइनस Ne × P, या माइनस इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज ही करना है, E को कॉमन ले लिया जाए तो Np माइनस Ne × E। न्यूट्रल स्टेट में Ntp पर Np जितना प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन चार्ज डेवलप कैसे होता है, किसी भी बॉडी पर जब पॉजिटिव चार्ज को डेवलप होना हो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। से हुआ क्या, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन तो उतना ही रह गया लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या डिप कर रही, अर्थात इलेक्ट्रॉन नंबर इज लेस देन प्रोटॉन नंबर, या इसको रिवर्स ऑर्डर में कहा जाए प्रोटॉन नंबर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नंबर। तो यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन इज डेफिशिएंट और यहाँ पर कहा जाएगा प्रोटॉन इज इन एक्सेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी कहता है प्रोटॉन का एक्सेस। प्रोटॉन की डेफिशिएंसी संभव नहीं, या तो एक्सेस हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो आंसर जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन की कमी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन, और ए भी कटेगा इसलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस कर रहा है, तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन विद +2 और -2 चार्जेस। एक समान धातु के गोलों को समान मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस चार्ज दिए जाते हैं। क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अनुसार उनके मासेज में क्या रिलेशन होगा। तो किसी भी बॉडी का टोटल मास कितना होता है, उसमें प्रोटॉन की मास में प्रोटॉन का नंबर गुना करेंगे, न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन भी होता है तो न्यूट्रॉन के मास में न्यूट्रॉन का नंबर गुना करेंगे, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन के मास में इलेक्ट्रॉन का नंबर गुना करेंगे। ये मास का फार्मूला होगा किसी भी एटम का। अब स्फीयर में अनेकों एटम्स होंगे, जो हाल एक एटम पे होगा उसी के हिसाब से उसका टोटल चार्ज देखा जाएगा। अब होता क्या है, पहला कुछ एक कंडीशन और ध्यान देना है, गिवन क्या है कि स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, तो आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि नेचर ऑफ मटेरियल सेम हो गया, और दूसरा साइज भी सेम हो गया, इसलिए दोनों बॉडीज के मास इनिशियल तो सेम ही है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देने से हो क्या, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा है तो मान लिया जाए कि अगर एनी प्राइम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हों तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास कितना हो गया, इनिशियल मास में से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मास तो घटेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की मास इनिशियल मास से कम होनी। लेकिन बॉडी पर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है। तो अगर Ne डबल प्राइम एडेड इलेक्ट्रॉन्स हों तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास कितना हो जाना है, पहले का मास तो था ही, पहले का मास पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन एडेड होते हैं तो क्या हो जाए, पहले मास था ही, अब उसमें कुछ नए इलेक्ट्रॉन आगे चले आए, यह क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का मास इनिशियल मास से अधिक हो गया,
तो पॉजिटिव चार्ज अपने इनिशियल मास से कम होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज अपने इनिशियल मास से ज़्यादा होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की बॉडी नेगेटिव चार्ज से कम होनी है। तो आंसर कौन सा बनता है, ध्यान दें, बी पर, मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज स्क्वायर इज लेस देन द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज स्क्वायर। आंसर ये होगा, बाकी ये सब कटेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4 नंबर। डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, देन इट्स इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज। अब आते हैं, अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डायरेक्टिव कांस्टेंट भी कहा जाता है, डायरेक्टिव कांस्टेंट। इसलिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो फॉर वाटर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर का के 80 होता है फॉर वाटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोग पहले लिखे हैं 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो वाटर के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू क्या होने वाली है, एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12, डायरेक्टिव कांस्टेंट के लिए 80, यूनिट वही रह जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन आर और या डायरेक्टिव कांस्टेंट तो यूनिट नहीं होता। तो गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आने वाला है, 708.32 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एसआई यूनिट के नियमों का ख्याल रखना है। पहला चीज, किसी भी नंबर को एसआई यूनिट में 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है, प्लस या माइनस, लेकिन बगल में डिसिमल के पहले सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर 3 डिजिट है और डिसिमल के पहले जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो डिसिमल को अगर 2 स्थान पहले लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बनता है 7.08, ये नियम के अनुसार हो जाएगा। लेकिन 2 स्थान लेफ्ट शिफ्ट किए हैं तो जितना स्थान लेफ्ट शिफ्ट करते हैं वो प्लस में आता है, अब पहले से -12 पड़ा है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हुई। अब इसको राउंड करते हैं डिसिमल के 2 डिजिट तक, तो 7.08, चूंकि 322 हटेगा, 5 से कम है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, देखा जाए तो आंसर हमारा क्या बनता है, सी। तो आंसर क्या हो गया, सी। हम लोग आते हैं 5th क्वेश्चन पर, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस। इजी क्वेश्चन है, इजी है। Q = IT होता है। एसआई में बेसिक यूनिट टर्म में एम्पियर लिखते हैं करंट के लिए, और टाइम के सेकंड, और इसको डेराइव्ड यूनिट में कूलम भी कहा जाता है। डेराइव्ड है और ये बेसिक है ना। और हमको इस पर ध्यान देना है कि एसआई यूनिट में 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती, जिनकी बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती। जहाँ पर मास के लिए केजी आता है, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल, प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ये चीज हमेशा ध्यान देना है, जब बेसिक यूनिट टर्म में किसी यूनिट को लिखा जाए तो ऊपर से नीचे का ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। मतलब इसमें जिसका स्थान पहले होता है वो पहले लिखा जाएगा, जिसका बाद में होता है उसको बाद में लिखा जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में भी इसी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार इसको सेकंड एम्पियर होना चाहिए, तो सेकंड पहले आता है एम्पियर बाद में, लेकिन प्रेवलेंट एम्पियर सेकंड लिखने का, इसलिए इसको हम लेकर चलेंगे। तब आंसर किसको मारा गया, अगर सिंगल चॉइस पूछता है तो ऑब्वियसली आंसर एसआई बेसिक यूनिट में बी दिया जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है जिसमें ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, तो यहाँ पर ए और बी दोनों दिया जाएगा।
इन्हें चीज ध्यान देना है कि अगर ऑप्शन में एम्पियर सेकंड नहीं है तो हम लोग सीधे कूलम पर जाएंगे। 6th क्वेश्चन, if F is the electric force between two charges Q1 and Q2 separated by distance r, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन पूछता है। अब कूलम्स लॉ से हम जानते हैं, कूलम्स फोर्स लॉ ऑफ चार्जेस के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब दो चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड हों, उनके बीच कितना फोर्स लगता है। तो हमको मालूम है कि एप्सिलन को एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर लिखते हैं, तो इन नॉर्मल केस एयर के लिए जो 1 लिखा जाए फॉर एयर एप्सिलन आर 1 होता है, तो एप्सिलन इक्वल टू एप्सिलन नॉट ये कांस्टेंट आएगा। वैसे सारे मीडियम के लिए भी आएगा, फॉर ऑल मीडियम, फॉर ऑल गिवन मीडियम, जब तक मीडियम चेंज नहीं होती ये कांस्टेंट होनी। तो और यहाँ पर फॉर गिवन चार्जेस Q1 Q2 भी कांस्टेंट होना है, फॉर गिवन पेयर ऑफ चार्जेस। तो क्या आ गया हमारा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नॉट, ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ से क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर स्क्वायर, और हमें पता है कि जब इक्वल साइन कांस्टेंट के साथ हो तो रिप्लेस होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन से, तो बच गया दाहिने साइड 1 बाई आर स्क्वायर एफ। अब इसको नरेट कैसे करेंगे, तो पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन ये डिवीजन फॉर्म में है, आंसर लीनियर फॉर्म में है, और नियम कहता है कि इट इज बेटर टू राइट इन लीनियर फॉर्म, f इज प्रोपोर्शनल टू r पावर माइनस 2। आंसर हमारा बनता है डी, यहाँ पर डी। हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है हम जानते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी, ये लिखा क्या जाएगा, तो ये क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट मास, यूनिट मास के लिए कितना चार्ज आता है। तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला हो गया चार्ज बटा मास। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटा इलेक्ट्रॉन का मास। हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.60 10⁻⁻19 कूलम, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1.60 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.11 10⁻31 kg। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.60 10⁻⁻19 कूलम बटा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में एक सेमीकोलन डाल देना चाहिए ताकि दोनों में अंतर मिल सके। तो ऊपर में 10⁻⁻19 है और नीचे से ऊपर गया -31 तो +31 हो गया, प्लस पर केजी आ गया। यहाँ पर 0.1756 आता है, यहाँ कितना आ गया 10⁻12 कूलम प्रति केजी, और यहाँ पर 0.1756। लेकिन फिर एसआई यूनिट के अनुसार 10 के पावर के बगल में मल्टीप्लिकेंट में डिसिमल के पहले 0 नहीं सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो डिसिमल को 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। राइट साइड शिफ्ट करते हैं 1 प्लेस, तो ये माइनस में गया और पहले से 12 पड़ा है तो कूलम पर केजी हो गया। और इसको भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट राउंड अप कर दें तो 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी आंसर आता है। आंसर हमारा होता है ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन पर, इजी वन।
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज, निर्वात की परावैधता, अभी वो लिखें, कितना लिखे हैं, और वैक्यूम के लिए 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा होना चाहिए डी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर नंबर यूनिट तो सेम है, थोड़ा सा नंबर को जगह कर दिया गया है। यहाँ पर दोनों में सी और डी में दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये यूनिट गलत, आंसर कहा जाएगा हमारा डी। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 2.5 ESU ऑफ चार्ज इन कूलम, ये क्या है? तो हम लोग जानते हैं चार्ज यूनिट 3 प्रकार से लिखा जाता है। पहला कूलम, जिसको जो एम्पियर सेकेंड होता है SI में। दूसरा ESU ऑफ चार्ज, या इसको स्टेट कूलम, या इसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन, ये ESU में लिखा जाता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। और तीसरा होता है EMU ऑफ चार्ज, यह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में। रिलेशन क्या है? 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻+9 है ना, ESU ऑफ चार्ज, और 1/10 EMU ऑफ चार्ज। EMU के बारे में कुछ पूछ नहीं रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 ESU ऑफ चार्ज कितना हो गया कूलम में, 3 × 10⁻9 को बाएं ले जाएंगे कूलम के नीचे, 3 × 10⁻9 कूलम, तो ये कितना हो गया, इसलिए 2.5 ESU ऑफ चार्ज कितना हो जाना है, ये 2.5 इसमें 1/3 × 10⁻9 को गुना करेंगे, या क्या आ गया 10⁻9 ऊपर गया तो 10⁻−9 कूलम हो गया। 2.5 में 3 × 10⁻3 से भाग देंगे तो 0.833, तो कितना आ जाएगा। फिर वही चीज, डिस्मल को एक स्थान दाहिने, डिस्मल को 1 प्लेस राइट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि डिस्मल के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो शिफ्ट कर दिया दाहिने। 8.33 1 प्लेस दाहिने शिफ्ट किए तो -1, पहले से -9 पड़ा है, आंसर हमारा क्या बनता है 8.33 10⁻−10 कूलम, इसलिए हमारा आंसर क्या गया सी। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे सी। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे विथ रीजनिंग्स कॉजेस के साथ, इससे कंसेप्ट बिल्डअप होगा। और ऐसे ही आगे भी वीडियो आने वाले हैं, एक पर बैक टू बैक वीडियो आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, प्रत्येक चैप्टर में 4, 5, 6 हो सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, क्वेश्चन की क्वांटिटी के हिसाब से। इसको बार बार देखकर समझें, अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।